ईरान यूएस इजराइल युद्ध में किस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है, उसका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो फंस गया है कि किसके साइड रहना किसके साइड नहीं। इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताएंगे, इस कंफ्यूजन के बारे में बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान क्या आने वाले वक्त में इजराइल और यूएस की तरफ से ईरान के खिलाफ लड़ता दिख सकता है, इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। और कैसे पाकिस्तान में एक तरीके से जो डबल रूल चल रहा है, एक सेना भी चला रही है और एक वहाँ पर जो लोकतंत्र का दावा होता है वो चला रहे हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान को उलझा रहा है और क्या उसका भविष्य रहने वाला है। इस वीडियो में आपको यही सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथ विनय सुल्तान है जो कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आप इंतजार करते हैं इनका। तो विनय जी, पाकिस्तान के हालात के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टैंड है इस पूरे युद्ध में वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और लोग बड़ा कंफ्यूज नजर भी आ रहे हैं इसको लेकर। और अब जो रिपोर्ट है पाकिस्तान खुद भी कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। पाकिस्तान कंफ्यूज नहीं, पाकिस्तान दरअसल फंसा हुआ है और इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है जैसे कुत्ते गले में हड्डी फंस जाती है, उस तरीके से फंस गया है ये युद्ध जो है पाकिस्तान को। उसकी वजह हम आपको थोड़ा समझाते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत सौरभ यहाँ ऐसे होती है कि ईद से पहले जो है आसिफ मुनीर ने जितने भी वहाँ पे शिया उलेमा हैं उनको बुलाया अपने ऑफिस में इफ्तार के लिए, क्या ये आप हमारे यहाँ पे आपकी इफ्तार पार्टी है। और जो शिया मत को मानने वाले हैं, जो शिया मत को मानने वाले मुसलमान पाकिस्तान में 20% के लगभग आबादी है, कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी आबादी नहीं कि 2-4-5%, 20% आबादी वहाँ पे पाकिस्तान में शिया है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे शिया पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। और आसिफ मुनीर का एक शियाओं के साथ में पुराना कनेक्शन है। उनकी बीवी जो है सैयदा इरम नकवी, वो शिया हैं। और आसिफ मुनीर खुद अहले सुन्नत कहते हैं खुद को कि सुन्नी मत को मानने वाले हैं। और उन्होंने इफ्तार पार्टी दी और इफ्तार पार्टी देने के बाद में जो इफ्तार पार्टी में जो उलेमा गए हुए थे उनमें से एक उलेमा है मोहम्मद सिफा नजफी, और ये अल्लामा हैं और जामिया अल सादिक में पढ़ाते हैं। वहाँ के बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं, शियाओं के बड़े लीडर के तौर पे उनको देखा जाता है, धार्मिक गुरु के तौर पे देखा जाता है। उन्होंने आके एक भाषण दिया जिसने पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें भूचाल ला दिया। उन्होंने ये कहा कि हमको, आसिफ मुनीर ने ये कहा कि अगर आपकी हमदर्दी ईरान की तरफ ज़्यादा है तो आप ईरान चले जाइए। अच्छा, हाँ, लेकिन ये उन्होंने खुले में कह दिया। ये उन्होंने उनके सामने खुले में कह दिया। उनका जो सिफा नजवी साहब हैं उनका ये कहना था कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, तमाम मेरे से अलावा भी 2 दर्जन वहाँ पे उलेमा बैठे हुए थे, सबके सामने उन्होंने ये कहा, आर्मी चीफ ने। और अब आप ये समझिए कि इसके असर क्या होंगे पाकिस्तान में आने वाले समय में। एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि तमाम जो सुन्नी देश हैं वहाँ पर भी जो सुन्नी आवाम है, जो कि सुन्नी मत को मानने वाले लोग हैं, उनकी भी सिंपैथी मोटी तौर पर ईरान की तरफ खड़ी हुई है इस पूरे के पूरे युद्ध में। तो ईरान काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि एक पैन इस्लामिज्म की बात करे, एक उम्मत की बात करे और शिया सुन्नी के जो आपस के बीच के मतभेद हैं उनको भुला के एक इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर वो लगातार बात कर रहा था। और उसने इस युद्ध में वो लगभग अचीव कर लिया, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अरब मुल्कों में, जहाँ पर भी मुसलमान हैं, आज उनकी सिंपैथी हमको दिखाई देती है बड़े तौर पर कि ईरान की तरफ है। और यही हाल पाकिस्तान का भी। तो पाकिस्तान की अगर हम लोग हिस्ट्री समझें तो 1980 के आसपास जब जियाउल हक पावर में आते हैं सैनिक डिक्टेटर के तौर पे, तो उन्होंने एक नया अलायंस खड़ा किया जो आज भी काम करता है, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री अलायंस। अच्छा। तो खास तौर पे जो सुन्नी वहाँ पे मुल्ला थे और उनके साथ में मिलिट्री का एक अलायंस हुआ। यही अलायंस जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से लड़ा सोवियत रशिया के खिलाफ, उसके बाद में अमेरिका के खिलाफ भी यही अलायंस लड़ा, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तानी फ़ौज की लगातार तालिबान और तमाम तरीके के जो देवबंदी संगठन है या वहाँ पे जितने भी सुन्नी संगठन हैं जो कि जिहादी आतंकवादी संगठन है, उनको पैट्रनेज जो है पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से हमेशा रही है। और इसी समय क्या हुआ है कि लगातार वहाँ पर एक ऐसा दौर चला जियाउल हक के समय जब शिया जो मत को मानने वाले लोग थे उनके ऊपर हमला हुआ और 80,000 के करीब शिया लोग जो हैं वो मारे गए यही सुन्नी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और ये लगातार चलता रहा। और पाकिस्तान की सेना में आज की स्थिति ये है कि 3 लाख वहाँ पे अफसर और सैनिक जो हैं वो शिया मत को मानने वाले हैं। तो पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा साइजेबल चंक जो है वो शिया मत का है, वो शियाओं को मानने वाला है। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान की आर्मी को भी ये डर लगा हुआ है कि अगर इसके ऊपर हमने अगर खुल के स्टैंड लिया, जो कि आसिफ मुनीर ये कर रहे हैं और जो शिया उलेमा आके बाहर बोल रहे हैं, वैसे ऐसा ना हो कि वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी विद्रोह कर दे, आर्मी के अंदर म्यूटनी हो जाए, विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए। और ये हमने देखा भी
तमाम इलाकों में जहाँ पे शिया डोमिनेंस है या जहाँ शिया लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में है, जैसे खासतौर पे गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका जो कि स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से, और पाकिस्तान जो भारत की सीमा है उससे लगता हुआ इलाका है, स्कर्दू का जो इलाका खास तौर पे है, वहाँ पे हमने देखा कि यूएन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप है इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएन ने दरअसल एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप बना रखा है दोनों देशों के बीच में, ताकि किसी भी तरीके की झड़प हो तो उसके ऊपर यूएन में रिपोर्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल में जाती है, ये पुराना जो अकॉर्ड है उसके हिसाब से बना होता है। तो उसके अफसर जो ऑफिस है जहाँ पे पाकिस्तानी सेना के भी काफ़ी लोग तैनात थे, तो उसको आग के हवाले कर दिया। वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल को जला दिया गया स्कर्दू में। अभी जब 1 मार्च को जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके मरने के बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए थे उसमें बड़े भयानक प्रोटेस्ट हुए थे उसमें तो। और अब पाकिस्तान के साथ में मजबूरी क्या है, ये पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर भी हुए कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत हिंसक प्रदर्शन हुआ। और अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की मजबूरी क्या है। पाकिस्तानी आर्मी की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान ने $6.8 बिलियन का कर्ज ले रखा है सऊदी से, और सऊदीज़ के साथ में उनका भी एक नया पैक्ट जो है, पुराना पैक्ट था उसी को रिन्यू किया गया। और 17 सितंबर 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान पूरी तरीके से पिटा हुआ था, वैसी स्थिति में उनको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लूज हुआ था उसको रीबिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने सऊदीज़ के साथ नए सिरे से पैक्ट किया और ये कहा, और ये 17 सितंबर 2025 को ये पैक्ट हुआ। उस समय ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई थी कि हम एक इस्लामिक देशों का नाटो बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो नाटो का आर्टिकल 5 है जिसमें ये कहा जाता है कि नाटो के एक देश के ऊपर हमला सभी देशों ऊपर हमला होगा, तो वो पुराने पैक्ट में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में था उसमें ये क्लॉज नहीं था, लेकिन अब नया क्लॉज जो है इसमें डाला गया। इस क्लॉज के तहत तो फिर पाकिस्तान को लड़ने जाना पड़ेगा अगर सऊदी युद्ध में उतरता है। तो अगर सऊदी युद्ध में उतरता है ईरान के खिलाफ, तो यहाँ पे जो उसके रिएक्शंस आएंगे पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी फौज जो है वो सऊदीज़ की तरफ से जा रही है ईरान के खिलाफ लड़ने, एक तरीके से अमेरिका और इजरायलियों के पक्ष में, तो वैसी स्थिति अगर बनती है तो पाकिस्तान को बहुत दिक्कत का सामना बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। आपने जो वजह गिनाई कि सेना में विद्रोह होने के चांसेस रहेंगे, जनता जो है उसमें 20% तादाद है, यहाँ पर भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई लिखित क्लॉज नहीं है इस पूरे के पूरे डिफेंस पैक्ट में, लेकिन अलिखित तौर पे ये माना जाता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सऊदी अरब ने बहुत बड़े पैमाने पे फंड किया था। जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था तो उसके लिए पैसा जो है वो सऊदी अरब और बाद में अमेरिका की तरफ से दिया गया, और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया कि सऊदी अरब जो है वो मिडिल ईस्ट में एक तरीके की टेंशन नहीं चाहता है कि वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान पड़े हुए उसका एक साइजेबल चंक जो है वो सऊदी अरब के लिए है। अच्छा, तो सऊदी अरब जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री ना होते हुए भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, क्योंकि उसके पास में कहा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब के लिए भी काम करता है। ये लिखित नहीं लेकिन अलिखित तौर पे ये समझा जाता है। तो वैसी स्थिति जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वॉर जो है वो लास्ट एस्केलेशन लेडर जो है डिसैलिनेशन प्लांट वो अगर हिट होते हैं उसके बाद में ये वॉर जो है वो कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ न बढ़ जाए। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान फिर से जो है एक बार और बुरी तरीके से फंसता हुआ हमको दिखाई देगा। तीसरी बात यह कि गाजा पीस बोर्ड जो बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने 30 कंट्रियों के साथ में, और उसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था, और ये बात कही गई थी कि जो ये 30 कंट्रीज़ हैं वो अपने सैनिक भेजेंगी और गाजा में एक पीस जो है उसको सुनिश्चित करेंगी और हमास को जो है डिसआर्म किया जाएगा। अब हमास को लेकर भी और गाजा को लेकर भी पाकिस्तान में बहुत सिंपैथी है, और ऐसी स्थिति में अगर इजराइल की तरफ से जाके और गाजा में और हमास को डिसआर्म करने में पाकिस्तानी आर्मी अगर भूमिका निभाती है तो फिर से रिएक्शन आएगा। तो हाल के दौर में पाकिस्तान की तरफ से जो 2 डिफेंस टाइज की गई हैं ये पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई, ना इनसे निगली जा रही हैं ना उगली जा रही हैं। और ऐसे में आपको और एक चीज़ और बता दूं मज़ेदार कि पाकिस्तान में ऑलरेडी शिया मिलिशियाज जो हैं वो ऑलरेडी सक्रिय हैं। वहाँ पे शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी के लिए चैलेंज बने हुए हैं। ये खासतौर पर डूरन लाइन पे एक इलाका पड़ता है पारा चिनार, और यहाँ पे जो है शिया मिलिशिया है जिसका नाम है लीवा जनबियन या जनबियन ब्रिगेड इसको बोला जाता है। ये दरअसल ये ब्रिगेड बनी थी जब सीरिया का युद्ध चल रहा था। उस समय 2500 से 4000 लड़ाके जो है पारा चिनार से गए थे, और ये यहाँ पे इनका काम ये था कि सैयदा ज़ैनब बिन्त अली का जो मकबरा है, जो वहाँ पे उनकी श्राइन है जो कि बहुत मुकद्दस मानी जाती है शियाओं के लिए, उसकी सुरक्षा करना। और ये सीरिया में ईरान की तरफ से लड़ रहे थे एक तरीके से। और दूसरा ग्रुप जो है पाकिस्तान में शिया मिलिटेंट ग्रुप है, उसका नाम है सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान, और ये बनी थी एक सिपाही साहबा पाकिस्तान बनी थी
लिए एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था, सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि जांग में बना था। और इसके खिलाफ जो है शियाओं ने एक संगठन बनाया था, सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान। और ये संगठन जो है इसने पूरी तरीके से ये पुराने जैसे असैसिन्स होते थे, जो हसीसी जिनको बोला जाता है, और जो कि बुनियादी तौर पे शिया थे, जो जिनको जहाँ से नाम असैसिन आता है, तो उसकी तरह काम करते थे, ये टारगेटेड किलिंग करते थे। इन्होंने बड़ी कोई आतंकी कार्रवाई नहीं की, लेकिन इन्होंने जो शियाओं के खिलाफ जो तशद्दुद ढा रहे थे या शियाओं को जो मार रहे थे जो लोग, उनको टारगेटेड किलिंग इन्होंने शुरू कर दी थी। और सिपाही साहबा जो मैं बता रहा हूँ, ये बनाई थी हक नवाज झांगवी नाम से एक मौलाना थे, जो कि सुन्नी मौलाना थे। उन्होंने शियाओं के खिलाफ लड़ाई जो शुरू की थी, और उसमें मास किलिंग हुई है शियाओं की। अभी पाकिस्तान में इतिहास अगर आप उठा के देखें, और झांग जो कि मतलब कि पंजाब की एक जगह है, और जो जिसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि झांग की पहचान मेरे लिए इसलिए है क्योंकि हीर और साहबा दो जो पाकिस्तानी फोकलोर में या भारतीय फोकलोर में जो दो नायिकाएं रही हैं, वो दोनों झांग से रही हैं, श्याल रही हैं, श्याल ट्राइब की रही हैं। और वहाँ पे इस तरीके की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, और वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में जगह जगह शियाओं का कत्लेआम करती हैं, और उसके खिलाफ ये सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान बनता है। और ये इतिहास रहा है, शियाओं के खिलाफ वहाँ पे हिंसाएं होती रही हैं, हजारों की तादाद में शिया मारे गए हैं। और शियाओं के लिए वो जो मेमोरी है कि हमारे खिलाफ इस तरीके से हुई हैं चीज़ें, और हमारे खिलाफ जो है अत्याचार इस किस्म से हुए हैं। और अब जो पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि आपको अगर अच्छा लग रहा है ईरान, तो आप ईरान चले जाइए। उनका ये कहने का मतलब है कि हम तो कुल मिला के जो है सऊदी की मदद करने जाएंगे, हम जो है अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी बनेंगे, हम उनकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि डॉलर वहीं से आ रहा है, पैसा वहीं से आ रहा है, उनका कर्जा हमारे ऊपर है। लेकिन आपको अगर इससे एतराज़ है तो आप या तो इसके खिलाफ जो है सेना के जो ये कदम है उसमें आवाम में भड़काऊ भाषण मत दीजिए, आवाम को भड़काइए मत, अन्यथा अगर आपको ऐसी दिक्कत ज़्यादा हो रही तो आप फिर ईरान चले जाइए। तो ये पाकिस्तान की अभी स्थिति है। और पाकिस्तान में 20% आबादी जो है पूरी तरीके से अभी जो है सरकार और मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हुई है। और आने वाले समय में बड़ी सिंपैथी जो है लोगों की, जो सुन्नी भी वहाँ रह रहे हैं, उनकी बड़ी सिंपैथी ईरान की तरफ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और हमको हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान में कुछ बड़े विरोध प्रदर्शन, कुछ जो है पब्लिक अनरेस्ट हमको दिखाई दे। तो ये अपडेट जो है पाकिस्तान को लेकर, ये अपडेट तो पाकिस्तान को लेकर हो गया। लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो कौन सी नौबत होगी, वो तारीख कब आएगी जब पाकिस्तान, ये जो कयास हम लगा रहे हैं अब कि भाई उसके मिलिट्री टाइज हैं, कुछ मजबूरियां हैं, वो हमने सब गिना दी है ना, क्या अच्छा बुरा हो सकता है सब अब गिना इसको दिया। अगर आप डॉट्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कल की बात यह है कि सऊदी ने ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर लिए हैं। और सऊदी ने यह भी कहा है कि हम जो है लगातार मतलब अब हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती कि हमारे वापस से रिफाइनरी या ऑयल स्ट्रक्चर या पावर ग्रिड वगैरह पे हमला होता है, तो हम जो है फिर मतलब आप कह रहे हैं कि सऊदी बस एक कदम दूर है युद्ध में उतरने से, एक उस पर हमला और सऊदी युद्ध में उतरा। और सऊदी के साथ में ये रहा है कि इतिहास में भी वहाँ पे जितने भी उनके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहें हैं, वहाँ पे रक्षा का काम जो है वो पाकिस्तानियों के पास होता है। अफसर जो है वो सऊदी होता है, अक्सर आप बताते रहे। हाँ, वो अफसर सऊदी होता है। फुट सोल्जर्स जो है अक्सर जो है वो पाकिस्तानी हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उसके बदले में पाकिस्तान आर्मी को डॉलर मिलते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया यही है। और सऊदियों की ही वो रहमो करम पे जो है इतने साल जिंदा रहते आए हैं। अब लेकिन पाकिस्तान के साथ में एक समस्या और है कि अभी ईरान ने उनके 3 ऑयल टैंकर जो है वो निकलने दिए थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि ईरान जो है अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो ईरान फिर जो है ऑयल टैंकर उनके नहीं निकलने देगा। जैसे आपने ये बात बता दी, जब लोगों के मन में ये भी सवाल आ गया होगा कि सबको पता है कि पाकिस्तान के अलायंस हैं, यूएस के साथ भी हैं और सऊदी के साथ भी हैं, और ईरान के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो ये अलायंस हैं अब ये उस तरफ बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान को उतरना पड़ सकता है उनके लिए। अब 3 जहाज उन्होंने छोड़े ईरान ने, वो किस लिए छोड़े, और आने वाले अब से सऊदी ने मना कर दिया कि अपने डिप्लोमेट्स ले जाइए। तीन जहाज इसलिए छोड़े, ईरान क्या सोच रहा होगा अभी? ईरान इसलिए सोच रहा है, और ईरान के अभी कान खड़े हैं। आप ये समझिए कि ईरान पर सबसे आसान रास्ता जो हमला करने का है वो बलूचिस्तान होके जाता है। मतलब क्वेटा में अगर एयरबेस जो है उसको अगर पाकिस्तान अमेरिका को दे देता है तो वो सबसे आसान जगह है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और वो उन जगहों पे हमला कर सकता है जहां इजराइल डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है। तो एक इलाका जो पूरा का पूरा ईरान का जिसको कि हमले से जो बचा हुआ, क्योंकि रेंज वहां पे लंबी है, उतना फाइटर जेट जो है उनकी शॉर्टेज नहीं हो पाती हैं, वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो तहस नहस कर सकता है। इसके लिए उनको क्वेटा का जो है एयरबेस चाहिए होगा। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था अमेरिका से, जब इनका लंच हुआ था आसिम मुनीर का
ट्रम्प के साथ में, और इसमें बहुत से सिक्योरिटी जितने भी लोग हैं जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वहाँ पे बहुत चैटर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था आसिम मुनीर की तरफ से कि हम आपको बागराम एयरबेस जो है वो डिलीवर करेंगे। और अभी जो है अमेरिका को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है अपने आक्रमण में, तो वो बागराम एयरबेस की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में है, काबुल के पास में। और वो बड़ा एयरबेस है, वहाँ से उनके B-2 बम्बर्स और B-52 बम्बर्स भी उड़ान भर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो सुरक्षित जगह है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ से ईरान के इस तरफ हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से एक तो पेंटागन और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आसिम मुनीर से खफा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरे युद्ध में कम से कम ये था कि उन्होंने अपने एयर बेसेस जो हैं वो अमेरिकन को नहीं दिए, और यही बात को मद्देनजर रखते हुए उनके ऑयल टैंकर जो 3 वो निकलने दिए थे। और पजिस्कियान ने उस समय उर्दू में ट्वीट भी किया था पाकिस्तान के पक्ष में कि हम पाकिस्तान ने जो न्यूट्रलिटी दिखाई उसका हम समर्थन करते हैं, उसकी हम तारीफ पर ये अब कितने दिन और चलेगा? ईरान ने जो तारीफ की थी, छूट दी थी, वो अब कैसे मुश्किल में फंस सकती है, और पाकिस्तान किस तरीके से बुरी तरीके से फंस गया है अपने अलायंस और अपने स्ट्रेटजीज को लेकर, ये इस वीडियो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपकी क्या राय है इस बातचीत के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी युद्ध दिलचस्प हो रहा है, बहुत सारी ऐसे नए घटनाक्रम आ रहे हैं जो मतलब बड़े चौंकाने वाले हैं और बड़े डराने वाले भी हैं। तो आने वाले दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, पर हमारी नज़र बनी हुई अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। मेरे सुल्तान लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार नोट्स लेते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं और आपके सामने आते रहते हैं। ये कोशिश जारी रहेगी। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान। कैमरे के पीछे हैं हमारे नए साथी ऋषि। शुक्रिया। शुक्रिया।